तो नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th का, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और यह विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, और जब कोई भी प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किस प्रकार मुड़ती है। उसी से रिलेटेड हम बताए थे अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो उसमें एक और टॉपिक था ये कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, मान लेते हैं ये हवा माध्यम है और ये बीच में कोई कांच है। अगर जब प्रकाश की किरणें क्या हो, लंबवत पड़े, क्या हो कि लंबवत पड़े, तो क्या यह इसके दिशा में भी कोई विचलन होगा या नहीं होगा। तो जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती हो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए, तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, विचलित नहीं होती है, सीधा ही क्या होती है, निकल जाती है। यहां मान लेते हैं कांच है, तो जब प्रकाश की किरण क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है वह बिना मुड़े या बिना विचलन के ही निकल जाती है। तो उसी का तीसरा पॉइंट लिखेंगे अब कि जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो वह बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है या सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। ये डायग्राम बना लेंगे, फिर कहाँ आ जाएगी, हवा में आ जाएगी। देखिए, अब बताए थे कि आप लोग को कि अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे हम। अपवर्तनांक समझते हैं। अपवर्तनांक क्या, अपवर्तनांक बोलते हैं कि शून्य में प्रकाश की चाल, यानी कि जहां पे कुछ भी नहीं है, जिसको निर्वात बोलते हैं, निर्वात या हवा भी बोला जाता है। तो शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। तो लिखेंगे शून्य या निर्वात भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे शून्य में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे जिस माध्यम का अपवर्तनांक हमें निकालना है, क्या निकालना है, अपवर्तनांक, तो क्या करेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में, शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और जिस माध्यम में हमें निकालना है, यानी जिस माध्यम का हमें अपवर्तनांक निकालना है उसी माध्यम में उसका चाल निकालेंगे, प्रकाश की चाल। तो लिखेंगे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल को सी से लिखेंगे और जिस माध्यम में निकाले उसको सीएम लिखेंगे, और अपवर्तनांक को एन से लिखते हैं, तो एन बराबर हो जाएगा सी बटे सी एम। निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए अपवर्तनांक में क्या है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक, पिछले क्लास में बताए थे कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, कम। जिसका अपवर्तनांक अभी अधिक होता है, ये भी नोट डाउन करके नीचे लिख लेंगे कि जिस माध्यम में का अपवर्तनांक लिखते हैं, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है या अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और जिस माध्यम में क्या है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा
जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होती है या होगा। चलिए समझते हैं। तो हम लोग क्या जाने थे कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक, प्रकाश का चाल सबसे अधिक किसमें होता है, हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में। तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम, लगभग 1.42 के आसपास होता है समथिंग, या 1.4। तो लिखेंगे यहां पे कि सबसे कम अपवर्तनांक, सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात, निर्वात या कौन सी, हवा का है, या हवा का है। और उसी माध्यम में समझते हैं सबसे अधिक किसका है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, अपवर्तनांक हीरा का है, लगभग है 2.42 के आसपास। हीरा का अपवर्तनांक कितना है, 2.42, और हवा का लगभग 1 पॉइंट। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, हीरा का, और सबसे कम हवा या निर्वात का है। तो जब से कम जिसका है उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे कम। सबसे अधिक है अपवर्तनांक हीरा का, तो इसमें प्रकाश का चाल क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी बनाते हैं, जैसे अपवर्तनांक निकालना है तो क्या बोले, अपवर्तनांक जब भी निकालना हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में चल रहा है वो, जिसका निकालना हो। जैसे मान लेते हैं हवा से कांच में जाती है, हवा से कांच में जाती है, हम लोग जानते हैं कि हवा का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर क्या होता है, प्रति सेकंड होता है। और कांच का जो है अपवर्तनांक होता है, देख क्या लिखे हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। मान लेते हैं कि हमको कांच का अपवर्तनांक निकालना है, किसका निकालना है, यहाँ पे देखिए, अगर कांच का अपवर्तनांक निकालना हो, कांच का अपवर्तनांक निकालना हो, क्या लिखे हैं पहले, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर और प्रति सेकंड। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का निकालना हो, तो कांच का निकाल रहे हैं, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जो मात्रक मात्रक है कट जाएगा, 2 2 4 5 को 0 है, 5 को 0 कट जाएगा, तो कितना निकल जाएगा, कांच का अपवर्तनांक निकल जाएगा 3/2। 3/2 को और करेंगे डिवाइड, तो क्या निकलेगा, 1.5। किसका अपवर्तनांक निकला, तो कांच का अपवर्तनांक कितना निकला, 1.5, 1.5 निकला, किसका, कांच का। तो अगर किसी का अपवर्तनांक निकालना हो तो शून्य में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम का हमको अपवर्तनांक निकालना हो उसमें प्रकाश की चाल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो भी आएगा ये किसका हो जाएगा, अपवर्तनांक निकाला है। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए सीखे, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसमें क्या होगा कि दोनों माध्यम ही रहेगा, लेकिन उसमें हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल को नहीं देंगे। और एक चीज और लिख लीजिए, पहले यहाँ पे लिख लीजिए, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि दोनों मात्रक क्या होगा, आपस में कट गया। तो लिखे, हाँ लिखेंगे, यहीं पे लिखिए, अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता, यह मात्रक विहीन होता है। तो अब अगला टॉपिक समझते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, पहले अच्छे तरीका से लिख लीजिए, वो ने वहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब पढ़ेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बाद पढ़ते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हम निकालते हैं अपवर्तनांक में, अपवर्तनांक में क्या लिखे थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो वो एक हो गया अपवर्तनांक। तो दो अपवर्तनांक को मिलाने पे उसका जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो लिखेंगे दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं समझ लिए बच्चों कि आपेक्षिक अपवर्तनांक जैसे लिखते हैं निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे,
अपेक्षिक अपवर्तनांक देखिए कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि कोई माध्यम का हमको निकालना है, मान लेते हैं वह माध्यम N1 है, उसका अगर अपवर्तनांक निकालना है तो वही निकालेंगे, पहले शून्य में प्रकाश की चाल और फिर निकालते हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ये हो गया पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक। फिर अगर निकालते हैं दूसरा, यानी कि दूसरे का अपवर्तनांक निकालना हो तो फिर वही काम करेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। जब ये निकल जाएगा तो ये दोनों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक। जैसे निकालना हो हमको, मान लेते हैं कि तो N1 और N2 यहाँ दो माध्यम आ जाता है, तो लिखते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर आपेक्षिक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक। मान लेते हैं कि पहला माध्यम, यदि यहीं पे लिखते हैं, यदि पहला माध्यम क्या हुआ N1 एवं दूसरा माध्यम N2 हो तो N1 के सापेक्ष लिखेंगे, N1 के सापेक्ष N2 का आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा, ये हो जाएगा। देखिए आपेक्षिक अपवर्तनांक N12 जिसके सापेक्ष पूछ रहा है, N1 के सापेक्ष पूछ रहा है तो N12 N2 का पूछ रहा है ना, यानी कि पहले माध्यम का अगर अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पूछे तो वो लिखेंगे बराबर हो जाएगा N1 बाय N2। अगर यही पूछे दूसरे माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक, तो यहाँ पे हो जाएगा N। देखिए दूसरे माध्यम के सापेक्ष पूछ रहा था N2, पहले माध्यम का तो 1 हो जाएगा N2 बटे N1। ये होता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक, ये होगा N21 बराबर N2 बटे N1 होता है। अब समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। उससे पहले एक और चीज समझते हैं, एक टॉपिक छूट गया था जिसको बोलते थे विचलन कोण। क्या बोलते थे, विचलन कोण। तो लिखेंगे डैश देके विचलन कोण। इस पे अक्सर ऑब्जेक्टिव में एक पूछा जाता है विचलन कोण के बारे में, तो बोलते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं निर्गत कोण, विचलन कोण। तो लिखेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण या आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और निर्गत किरण के बीच के कोण को बोलते हैं। देखेंगे इसको मिटाते हैं, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। देखिए विचलन कोण को जो है ना डेल से सूचित करते हैं, लिखेंगे इसे पढ़ते हैं डेल या डेल्टा भी कहते हैं। जैसे इसको क्या करते हैं, मोड़ देते हैं तो इसे बोलते हैं डेल या डेल्टा। क्या बोलेंगे, लिख लेते हैं डेल या डेल्टा से डिनोट करते हैं। देखिए विचलन को निकालने का जो तरीका होता है या फॉर्मूला होता है कि डेल्टा बराबर हो जाता है 180 डिग्री माइनस 2i। आई का मतलब है आपतन कोण या इसको परावर्तन कोण भी, क्योंकि आई और आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो 180 डिग्री माइनस 2i ये विचलन कोण निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। तो अभी समझे कि आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। तो बोलेंगे दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को ही क्या बोलेंगे, आपेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं। N1 to N1 बटे 2। इसमें क्या होता है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष अगर पहले माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना हो तो हो जाएगा N21 बटे N2 बटे N1 होता है। अगर वही पूछे कि पहले माध्यम के सापेक्ष तो N12 लिखेंगे और ऊपर में N1 और नीचे में N2 लिखते हैं।
और ये हो गया विचलन कोण आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। इसे डेल या डेल्टा से सूचित किया जाता है और विचलन कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2i होता है। या यहाँ पे इस तरह से बोल सकता है कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण क्या होगा, तो यहाँ अगर 45 देंगे तो 45 दूनी हो जाएगा कितना 90, 90 में से क्या 180 में से फिर कितना को घटा देंगे 90 को घटा देंगे तो विचलन का कोण कितना निकल जाएगा 90 निकल जाएगा। तो अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ते हैं कि अपवर्तन के कितने नियम है। जैसे हमने पहला चैप्टर में पढ़ाया था कि परावर्तन के 2 नियम है, उसी तरह अपवर्तन में भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो अभी लिखेंगे इसको, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। तो बच्चों अब समझते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। यहां लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है, तो 2 नियम है। अब क्या नियम है वो समझिए। 1 नंबर में जैसे हमने बताया था पहला चैप्टर में कि ये सतह है और यहाँ से जब आपतित किरण आती है और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों को एक ही बिंदु पे खींचते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है जब आपतित किरण आती है क्या होगा, ये डॉटेड लाइन से इधर जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है ये अपने पथ से विचलित हो जाता है या इधर आ जाता है, हल्का मुड़ जाता है और यहाँ पे एक क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। तो ये जो आपतित किरण है ये जहां पे मिला इसको क्या बोले थे, आपतन बिंदु बोले थे, और ये अपवर्तित किरण था। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब यहाँ पे भी क्या है, एक ही तल या एक ही बिंदु पे है। तो पहला नियम ये हो गया। और दूसरा नियम में बोलेंगे कि आपतन कोण कीजिएगा, यहाँ जो आई है यानी कि अभिलंब और आपतन कोण आपतित किरण के बीच, और यहाँ अभिलंब और अपवर्तित कोण के बीच, यहाँ पे जो कोण बन रहा है यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक यानी कि कांस्टेंट होता है। तो वही लिखते हैं, क्या लिखे पहले, आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और क्या बताएं, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही समतल में होता है, समतल में होता है या एक ही बिंदु पे होता है। और दूसरा इसका है कि किसी विशेष वर्ण के लिए या आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है, कि एक नियतांक होता है। लिखेंगे किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन वर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। अर्थात में लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या है, एक नियतांक है, नियतांक। देखिए इसी नियम को ही क्या बोला जाता है, स्नेल का नियम भी बोला जाता है। यानी कि पूछे कि स्नेल का नियम क्या है तो बोलेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोला जाता है। या बोलेंगे किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण के ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। मान लेते हैं कि पहले का क्या है कि n1 और n2, यहाँ आ जाता है साइन आई बटे साइन आर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो n1 साइन आर इक्वल टू n2 साइन आर साइन आई। ये जो होता है स्नेल के नियम का एक सममित रूप है। ये क्या है, स्नेल के नियम का एक सममित रूप। यहाँ पे लिखेंगे स्नेल के नियम का यह सममित रूप
है। स्नेल के नियम का ये सम्मित रूप है। एक और चीज लिख लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो बोलेंगे दो नियम है। कौन कौन सा है, तो पहले बोलेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा बोलेंगे किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक। नियतांक मतलब है कांस्टेंट, ये बदलेगा नहीं। तो वही लिखे साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक है। वही आ जाए कि देखिए जैसे अपवर्तनांक में निकालते थे n1 और n1 और m2, ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक है और ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो अगर वो बराबर हो यानी कि साइन आई बटे साइन आर के हो तो n1 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं, साइन आई हो जाएगा n2 साइन आई और n1 साइन आर। ये जब आपस में बराबर हो तो ये होता है स्नेल के नियम का यह सम्मित रूप। पूछ देगा कि स्नेल के नियम का सम्मित रूप क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये होगा, उस पर टिक मारना है। अब पूछेगा स्नेल का नियम है क्या, तो बोलेंगे किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिससे स्नेल का नियम कहते हैं। या बोल सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही बोलते हैं स्नेल का नियम कहते हैं। तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल की क्लास में जो प्रिज्म के बारे में कुछ टॉपिक है वो पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर लेंस पे चलेंगे जो इस चैप्टर का मुख्य बिंदु है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसे क्या कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।